गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का ज्योग्राफी का फर्स्ट टॉपिक संसाधन एवं विकास, उसका सेकंड लेक्चर आज। पहले हमने संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उनके अलग अलग प्रकार, अलग अलग डेफिनेशन, फिर उनमें क्या अंतर है, ये पीछे पढ़ा हमने। अब आता है संसाधनों का विकास। संसाधन का विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन संसाधनों के विकास के साथ साथ आज हम संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करते जा रहे हैं, जिससे बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई है। तो प्रश्न ये बनता है कि संसाधनों के विकास के साथ साथ क्या समस्याएं पैदा हुई है। पहले कि कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास हो रहा है। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों में बंट गया है, एक संसाधन संपन्न और दूसरा संसाधन विहीन। तीसरा है संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि। भूमंडलीय तापन क्या होता है कि लगातार पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से क्या फर्क पड़ेगा कि जितनी भी बर्फ जमी हुई है वो बर्फ पिघलेगी, समुद्र का लेवल बढ़ेगा और समुद्र के किनारे जितने भी बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं वो आने वाले समय में समुद्र में समा जाएंगे। दूसरा, ओजोन परत का अवक्षय। ओजोन परत भी टेम्परेचर को बढ़ा रही है, क्योंकि उसके अंदर जितना पॉल्यूशन प्रदूषण हुआ है उससे छेद हो गया है। तो इसके साथ सतत पोषणीय विकास की हमें आवश्यकता है। सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि संसाधनों का प्रयोग करें, विकास करें, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हम संसाधनों का प्रयोग करें। यानी ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो, वो क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो इसी संदर्भ में पर्यावरण को बचाने के लिए एक विश्व के देशों का सम्मेलन हुआ, जिसे हम रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 के नाम से जानते हैं। रियो डी जेनेरो ये सम्मेलन जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्र अध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। तो रियो डी जेनेरो जो शहर है ब्राजील का, इसलिए इस सम्मेलन का नाम रियो डी जेनेरो पड़ा, क्योंकि रियो डी जेनेरो शहर में सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में पृथ्वी के संरक्षण, इसके बढ़ते प्रदूषण से बचाने के लिए चर्चाएं हुई और इसके साथ ही यहाँ पर एजेंडा 21 घोषित किया गया। एजेंडा 21 क्या है? यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। यही एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद संसाधनों का नियोजन। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि संसाधनों का योजना बनाकर प्रयोग करना। नियोजन का मतलब योजना बनाकर, कि जिस तरह से हम अंधाधुंध संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, आने वाली भावी पीढ़ी के लिए हमें इन संसाधनों को बचाना होगा। ये हमारे पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। संसाधन दिन प्रतिदिन इतना दोहन कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में वो संसाधन समाप्त हो जाएंगे। तो भावी पीढ़ी के लिए हमें उन संसाधनों का योजनाबद्ध तरीके से प्रयोग करना होगा। तो संसाधनों का योजनाबद्ध तरीके से प्रयोग करना क्या कहलाता है? संसाधनों का नियोजन कहलाता है। भारत में संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। इसके निम्नलिखित सोपान है। क्या है? नंबर 1, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना
वह मापन करना है। दूसरा है संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल, संस्थागत नियोजन, ढांचा तैयार करना। और तीसरा है संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। ये कुछ सोपान है संसाधन नियोजन की प्रक्रिया के। इसके साथ ही संसाधनों का संरक्षण, कि हम संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, संसाधनों का संरक्षण क्यों करना चाहिए। जैसा कि हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि संसाधनों का आधुनिक युग में अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा है, तो इसलिए संसाधनों का दिन प्रतिदिन ह्रास होना, पर्यावरण को दूषित करना, ये समस्याएं बढ़ती जा रही है। इसलिए सतत पोषणीय विकास के लिए जो हम प्रतिबद्ध हुए कि विकास तो हो लेकिन पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना हो, तो आए दिन लगातार हम संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। आने वाली भावी पीढ़ी के लिए संसाधन नहीं बचेंगे, इसके लिए हमें संसाधनों का संरक्षण करना नितांत आवश्यक हो गया है। अब यहां पर आता है कि भू संसाधन, भूमि भी एक संसाधन है। इस पर अनेक आर्थिक क्रियाकलाप होती है। भूमि का एक सबसे महत्वपूर्ण संसाधन प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है, लेकिन एक सीमित संसाधन है। उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। तो हमारे देश में भू उपयोग क्या है, यहाँ देखिए हमारे देश में जो मैदान है वो 43% है, पर्वत है वो 30% है और पठार है 27%। तो इस भूमि का जो उपयोग है वो हम कैसे करते हैं, भूमि का उपयोग किन किन चीजों में कर रहे हैं। हम आवास के लिए भूमि का उपयोग कर रहे हैं, कृषि के लिए भूमि का उपयोग कर रहे हैं, वनों के लिए भूमि का उपयोग कर रहे हैं, सड़क निर्माण के लिए भूमि का उपयोग है, इंडस्ट्री लगाने के लिए भूमि का उपयोग है, चरागाह के लिए भूमि का उपयोग है। यानी बहुत सारी चीजें जिसमें हम भूमि का उपयोग कर रहे हैं। तो आपकी बुक में जो तालिका दी हुई है कि किस चीज में कितने प्रतिशत भूमि का हम प्रयोग करते हैं, वनों के अंतर्गत हमारी कितनी भूमि है, बंजर भूमि के अंतर्गत कितने प्रतिशत है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितने प्रतिशत है, वो आप अपने टेक्स्ट बुक में तालिका में देख सकते हैं। इसके बाद आता है भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। भूमि निम्नीकरण क्या है? किसी भी कारक द्वारा भूमि का अनुपजाऊ होना ही भूमि निम्नीकरण कहलाता है। देखिए भूमि अपर्दन और भूमि निम्नीकरण दोनों में डिफरेंस है। भूमि अपर्दन का मतलब होता है कि किसी भी कारक द्वारा भूमि का कटाव होना, चाहे वायु के द्वारा हो या बहते हुए जल के द्वारा हो, वो भूमि कटाव कहलाता है। लेकिन भूमि निम्नीकरण का भूमि कटाव एक कारण है। भूमि निम्नीकरण एक ऐसा शब्द है जिसके अंतर्गत जो भूमि अनुपजाऊ होती है, किसी भी कारण से अनुपजाऊ हो, चाहे वो लगातार एक ही फसल बोने से हो, चाहे भूमि अपर्दन से हो, चाहे अधिक रासायनिक खाद डालने से हो, किसी भी कारण से भूमि अगर अनुपजाऊ होती है तो क्या कहलाता है? भूमि निम्नीकरण कहलाता है। अब आपसे कोई पूछे कि भूमि निम्नीकरण की क्या कारण है, तो जो अभी बताए हमने कि भूमि निम्नीकरण के कारण, कि भूमि निम्नीकरण के जो कारण है भूमि अपर्दन, जो भूमि को अनुपजाऊ बनाता है, भूमि की उपजाऊ परत बहकर चली जाती है, वो भूमि अपर्दन होता है, ऊपरी परत बहकर चली जाती है। दूसरा, लगातार एक ही फसल बोने से, अधिक कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करने से, अधिक रासायनिक खाद का प्रयोग करने से, केमिकल युक्त जो इंडस्ट्री का जल है वो भूमि पर फैल जाता है, उससे भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। या फिर जो फैक्ट्रियों का कूड़ा कचरा है वो भी हमारी भूमि को अनुपजाऊ बनाता है। इसके अतिरिक्त जो खदानों में धूल उड़ती है, जैसे क्रैशर जोन हम लगाते हैं, धूल उड़ती है तो वहां पर वो धूल चारों तरफ की भूमि पर जम जाती है, उससे वो भूमि अनुपजाऊ होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भूमि निम्नीकरण के निम्नलिखित कारण है। भूमि निम्नीकरण से बचने के उपाय क्या है? तो जैसे रासायनिक खाद का प्रयोग कम करके
सीढ़ीनुमा खेत बना करके, ऊंची मेड़ बना करके, या फिर वृक्षों की रक्षक मेखला लगा करके, बहुत सारे ऐसे कारण है, रीजन है जिससे कि हम भूमि को निम्नीकरण होने से बचा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार भूमि अनुपजाऊ होती है और किस प्रकार हम उसका संरक्षण भी कर सकते हैं। सीढ़ीदार खेत, आपने नाम सुना होगा, सीढ़ीनुमा खेत। ये पहाड़ी क्षेत्रों में जो ढलान वाली भूमि पर खेती की जाती है, तो बरसात के मौसम में पानी नहीं रुकता, लेकिन वहां पर सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं ताकि बरसात का पानी सीधा उसमें कटाव ना करे और वहां पर फसल उगाई जा सकती है। इसी तरह समोच्च रेखीय जुताई, आपके खेत का जो ढाल है उसकी विपरीत जुताई करवाओ तो भूमि कटाव नहीं होगा। तो समोच्च रेखीय जुताई भी भूमि को निम्नीकरण से बचाता है। फसल को अदल बदल कर बोना भूमि निम्नीकरण से बचाता है। कम रासायनिक खाद का प्रयोग करना, अधिक से अधिक जैविक खाद का प्रयोग करना, ये भूमि निम्नीकरण का संरक्षण है। तो आज जो हमारा लेसन था, इसमें हमारा एक टॉपिक रह गया कि मृदा किसे कहते हैं और मृदा का वर्गीकरण कीजिए। ये हम 3rd लेक्चर में देंगे इसका। आज का यही है होमवर्क आपका। इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जैसे भूमि निम्नीकरण किसे कहते हैं, भूमि के निम्नीकरण से संरक्षण के उपाय क्या है, इसी तरह से सतत पोषणीय विकास क्या है, भूमि उपयोग क्या है, भूमि उपयोग का प्रारूप क्या है, ये सब क्वेश्चन आपने करने हैं। थैंक यू।